श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी भारत सरकार में मेरे वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी, आदरणीय स्वामी बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मीडिया के बंधु और भगिनी और सभी अन्य आमंत्रित संबंधित विशेषज्ञगण। आज से लगभग 27 साल पहले जब मुझे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला था, तो ये लगभग जितना भी आयुर्वेद के बारे में पढ़ा है, लिखा है, समझा है, उसके कारण आयुर्वेद उसकी प्रतिष्ठा को सारे संसार में मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से पुनर्स्थापित करने का एक स्वप्न ये हमेशा मन में रहा है। और उसका कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद का सारा ज्ञान ये बहुत कुछ अथर्ववेद के अंदर समाहित है। चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो ज्ञान था, उसको ये सब जानकारियाँ जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्नाइज्ड डेटाज हैं या लिटरेचर है, उसमें सब विद्यमान है। 6ठी शताब्दी में इसको चाइनीज़ भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 9वीं शताब्दी के अंदर इसको पर्शियन और अरेबिक भाषा में ट्रांसलेट किया गया। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में इसको यूरोपियन भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। भारत का निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा कि ब्रिटिश रूल में जो हमारा अपना ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन था, जिसको सारे दुनिया के अंदर बड़े पैमाने पर रिकॉग्निशन होना चाहिए था और जिसका भारत में प्रचार और प्रसार होना चाहिए था, उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया गया और उसको उस प्रकार का प्रोत्साहन देने के लिए भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति का इंतज़ार करना पड़ा। और ये सब बातों का क्योंकि बहुत गहराई से अध्ययन किया था, इसलिए मैंने दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में एक सेंटर एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम था दिल्ली रिसर्च सेंटर फॉर मॉडर्नाइज्ड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा, और इसको हेड करते थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली के फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर JN शर्मा। और जिस प्रकार के विषयों की आज यहाँ चर्चा हो रही है और जिसके बारे में पतंजलि रिसर्च संस्थान ने काम किया है, वो सारा काम और आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जिस भी प्रकार की जानकारी सारे देश में जिस भी माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसको कैसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए, कैसे उसको डिजिटली एस्टैब्लिश किया जाए, वो सारा काम उसका था। दुर्भाग्य से 1998 में हमारी दिल्ली में सरकार चली गई और जो सब्सिक्वेंट सरकारें थीं, उन्होंने इस विषय की गहराई, इस विषय की गंभीरता, इस विषय की सात्विकता को समझने का प्रयास नहीं किया। और थोड़े ही समय के बाद प्रोफेसर JN शर्मा के देहांत के बाद वो सेंटर जिस भाव से बना था, वो सेंटर जो है उसका लक्ष्य ही परिवर्तित कर दिया गया। 1999 में मुझे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में साउथ ईस्ट एशिया के देशों के लिए काम करने के लिए जब निमंत्रित किया, तो मैं सिर्फ कुछ तथ्य आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। सन 2000 में 1, 2 और 3 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के सबसे प्रतिष्ठित सेंटर जो कोबे जापान में है, उस स्थान पर
एक 3 दिन की मीटिंग हुई जिसका सब्जेक्ट था हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट फॉर द 21st सेंचुरी। और इस मीटिंग में दुनिया से 125 लोगों को बुलाया गया था, भारत से भी 2 लोगों को बुलाया गया था। उन्होंने कैसे सिलेक्शन किया था वो उनका अपना क्राइटेरिया था, लेकिन जिसके बारे में भी उनको लगता था कि उसने शायद स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ किया है तो उसको उन्होंने ऐसे करके चूज़ किया था। और उस 3 दिन की मीटिंग में बहुत सारे डिस्कशंस हुए और इससे भी ज़्यादा मोटी एक किताब वहाँ पर रिलीज़ की गई थी और वो कोबे रिकमेंडेशंस के नाम से जानी जाती है। और उसमें 21वीं शताब्दी के अंदर भारत या दुनिया के अंदर जो हेल्थ एंड वेलफेयर सिस्टम्स डेवलपमेंट है इसके संदर्भ में जो बातें की गई उसमें से 2 महत्वपूर्ण बातों का आज के परिप्रेक्ष्य में यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। एक का तो सीधे सीधे, और अब तो मैं कहूँगा दोनों का ही सीधे सीधे बाबा रामदेव जी से संदर्भ में रेलेवेंस है। उस समय 2000 में उस मीटिंग के रिकमेंडेशंस में कहा गया कि अगर आने वाले 21वीं शताब्दी में भारत को या दुनिया को हेल्थ फॉर ऑल इस गोल को अचीव करना है तो भारत के एक तो पातंजलि योग के माध्यम से दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक ऊर्जा ये प्रतिपादित होगी, ये उसकी एक रिकमेंडेशंस थी। और दूसरी उसकी रिकमेंडेशन ये थी, मतलब बहुत सारी रिकमेंडेशंस लेकिन जो रेलेवेंट थी कि भारत के या भारत समान देशों की जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं जिनका फोकस प्रिवेंटिव हेल्थ पर, प्रमोटिव हेल्थ पर, पॉजिटिव हेल्थ पर है, इनको 21वीं शताब्दी में सारी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करना पड़ेगा। ये उस रिकमेंडेशंस का अंग था। ये जो कोबे की रिसर्च सेंटर है WHO का, आपकी जानकारी के लिए ये वो स्थान है जो WHO के लिए भी जो है पॉलिसीज़ को बनाने में ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और वो पॉलिसीज़ को WHO आगे अपने मेंबर स्टेट्स को देता है। आज जो आयुर्वेद है इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी सब प्रकार की मान्यता है, इसको सब प्रकार का रिकॉग्निशन है। और अगर मैं दुनिया के देशों की गिनती करना शुरू करूं तो प्रमुख देश जो मुझे कम से कम ध्यान में आते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोलंबिया, क्यूबा, मॉरिशस, इसी तरीके से हमारे पड़ोस में जो देश हैं बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, चाइना है, ऐसे बहुत सारे जो दुनिया के अंदर देश, हंगरी है, इन्होंने तो जो आयुर्वेद है, भारत का ये ट्रेडिशनल सिस्टम है, इसको अपने रेगुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रूप में इसको स्थापित किया है, इसको उन्होंने रिकॉग्निशन दिया है। आज भारत का कोई भी आयुर्वेदिक डिग्री लिया हुआ डॉक्टर वो न्यूजीलैंड में जाके थोड़ा सा इम्तहान देने के बाद वहाँ पर वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर सकता है। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आयुर्वेद का आज रिकॉग्निशन है। और अभी आप जानते हैं कि थोड़े ही समय पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने भारत के प्रधानमंत्री को व्यक्तिगत फ़ोन किया और फ़ोन करके उन्होंने कहा कि हम सारे दुनिया का आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा एक सेंटर जो कि हर तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज का बेस हो, रिसर्च का बेस हो, या जहाँ से आयुर्वेद से जुड़ी हुई सारी जो भी जानकारियाँ हैं वो सारे दुनिया को प्रतिपादित हो सके, वो हम भारत के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। और आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में इस स्तर पर काम प्रारंभ हुआ है कि दुनिया का ग्लोबल सेंटर आयुर्वेद के लिए वो भारत के अंदर स्थापित हो। एक और बात का उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ कि 10 साल से ज़्यादा समय तक इस दिल्ली में जो हमारा रीजनल ऑफिस है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, साउथ ईस्ट एशिया रीजन का,
इसके डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर रहे डॉक्टर ऊटॉन, और ये डॉक्टर ऊटॉन इंडोनेशियन थे। अभी तो दुर्भाग्य से उनका डेथ हो गया। ये मैं आपको 90s के समय की बात बता रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था। और वो स्वयं मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर थे, लेकिन अपने रिटायरमेंट से, जब उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिटायरमेंट लिया, उसके पहले उन्होंने 1 साल लगाकर एक इतनी मोटी किताब लिखी, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। यानी उसका एग्जैक्टली मुझे जो एग्जैक्ट नाम था, लेकिन उसका क्रक्स, उसका मतलब ये था, रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। और उसमें उन्होंने आयुर्वेदा से जुड़े हुए सारी जानकारियों से लेकर अपने अनुभव, वर्किंग विद द WHO, वर्किंग विद द हेल्थ केयर सिस्टम्स, वर्किंग विद द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऑफ द होल वर्ल्ड, उसके संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। तो आज आयुर्वेद जो है वो उसके ऊपर कोई बायस होकर प्रेजुडिस के साथ तो प्रश्न चिन्ह लगा सकता है, लेकिन आयुर्वेद की बारे में जानकारी वेदों से लेकर और आज तक सब स्थानों पर उपलब्ध है। उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जिनको मैंने शेयर किया, ये विकिपीडिया के ऊपर भी हैं। और जो 1906 में एक हिंदू सुपीरियॉरिटी नाम की किताब लिखी हरबिलास शारदा जी ने, उसमें भी जो मेडिसिन का चैप्टर है उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं। और वो सारी जानकारियां वो हैं जो आयुर्वेद के बारे में या भारत की मेडिसिन के बारे में विदेशियों ने कहा है, हमने नहीं कहा। विदेशियों ने जो भारत के आयुर्वेद के बारे में कहा है दुनिया के अंदर, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कंपाइल्ड हैं। इसलिए यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, और ख़ासकर जो मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके संदर्भ में आयुर्वेद की जो उपयोगिता है, आयुर्वेद की जो प्रामाणिकता है, आयुर्वेद जो है जो भविष्य में जिस प्रकार से जो हेल्प कर सकता है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को, लोगों को निरोगी बनाने में, उसके बारे में कोई शक शुबा हमें नहीं होना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि 2014 में जब मुझे थोड़े समय के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तो उस समय 2 महत्वपूर्ण काम, एक जो पतंजलि का जो रिसर्च संस्थान है, इसका फाउंडेशन स्टोन मुझे हरिद्वार में जाकर रखने का मौका मिला, जिस संस्थान को बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया देश को। और जैसा अभी बाबा जी ने कहा कि उस समय उन्होंने ये विचार व्यक्त किए कि उनका भी ये सपना है कि मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद जो है वो दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का जो काम है वो इस प्रकार के संस्थान को करना चाहिए। और उसी साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष का एक नया मंत्रालय भारत में स्थापित किया 2014 में। और उसी 6 महीने में जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, तो उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने भारत में आज़ादी के बाद पहला नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया। यानी सरकार इस संदर्भ में जो बाबा जी का सपना है, सरकार का भी वही सपना है। और आज इस बात की खुशी है कि कोविड काल के अंदर जो कोविड के लिए प्रिवेंशन की दृष्टि से, ट्रीटमेंट की दृष्टि से, जहां एक तरफ बाबा जी के संस्थान ने पूरा रिसर्च किया और जिसके बारे में अभी कहा गया कि वो सारे प्रेजेंटेशंस भी अभी करेंगे, और जो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे देश के सामने कि हम अच्छे हैं, ये हमें भी पता है, दुनिया भी मानती है, कहती है, लेकिन उसको दबे स्वर में कहती है, उसको इस्तेमाल भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमको स्वीकार नहीं करती है। उसको साइंटिफिक जब मॉडर्न टूल्स की मदद से हम दुनिया के सामने पुनर्स्थापित करते हैं तो कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो जैसे ये सारे हमारे आचार्य बालकृष्ण जी बहुत विद्वान व्यक्ति है, उनके बारे में मैंने बहुत समझा है, जाना है, उनकी पुस्तकें पढ़ी हैं, वेदों के बारे में उन्होंने बहुत ज्ञान जो है अपनी पुस्तकों के अंदर जो है समाहित किया है। इसलिए मेरे पास वास्तव में उनके संदर्भ में सही उपयुक्त शब्द नहीं है। मैं हृदय से उनको प्रणाम करता हूँ बाबा जी के साथ। लेकिन जो हमारा आयुष मंत्रालय है, आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में आना था, तो मैंने कल रात को लेटेस्ट जो रिज़ल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने इस आयुष काल में कई सारे रिसर्च एक्टिविटीज़ आयुष मंत्रालय की मैंने उनको शुरुआत करने के अंदर भी मैंने कुछ भूमिका निभाई थी।
तो मैंने वो सारे डाटाज और वो सारे मंगवाए, तो मुझे पता लगा कि कोविड काल में आयुष मंत्रालय ने 140 स्थानों पर भारत में 109 जो है किस्म की स्टडीज़ की, जिसमें कि 39 स्टडीज़ जो है उन्होंने प्रोफाइलैक्सिस पर और 32 स्टडीज़ जो है उन्होंने ट्रीटमेंट के ऊपर, और साथ में प्री क्लिनिकल वगैरह स्टडीज़ और ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। और सबके मैंने जो रिज़ल्ट्स देखे तो सब में जो रिज़ल्ट्स में बहुत ही एनकरेजिंग, हर प्रकार से पॉजिटिव रिज़ल्ट्स वहाँ भी मुझे नज़र आए। और आयुर्वेद का जो लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में जो योगदान हो सकता है, और अगर कोविड काल के अंदर वो योगदान जो है एक प्रकार से और ज़्यादा एस्टाब्लिश होता है, तो शायद आयुर्वेद को किसी प्रकार के और बड़े सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर इसको टेक्निकल तरीके से भी अध्ययन करेंगे तो भारत में 30,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी है आयुर्वेद की, जिसका हर साल 15 से 20% का ग्रोथ होता था, ये ऑफिशियल डाटा है। लेकिन अभी ये प्री कोविड ईरा का है, और पोस्ट कोविड ईरा में हमारे भारत में आयुर्वेद की जो इकोनॉमी है उसका जो 30,000 करोड़ की, उसका जो ग्रोथ रेट प्री कोविड 15 से 20% था, वो अब 50 से 90% तक ग्रोथ रेट हो गया है उस इकोनॉमी का। ये अपने आप में इस बात का सूचक और परिचायक है कि भारत के लोगों ने और दुनिया के लोगों ने उसको किस प्रकार से एक्सेप्ट किया है। एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से भी बहुत इसमें मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की दृष्टि से भी बहुत मार्क्ड इम्प्रूवमेंट हुए हैं। आज इस कार्यक्रम का जो परिवेश है वो ये नहीं है, परिवेश है आचार्य बालकृष्ण जी ने जो बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है। मैं हृदय से उनको बधाई देता हूँ, और मेरा ये कहना है कि इस मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हृदय से बाबा जी को उन्होंने आग्रह किया कि मुझे यहाँ पर आकर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो उनके आदेश का मैंने पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो बहुत गहराई से कही हैं, गंभीरता से कही हैं, अध्ययन करने के बाद कही हैं। इसलिए इनके बारे में किसी भी किस्म का शक, शुबा, संदेह अपने मन में कोई भी ना रखे, ये मेरी आप सबसे विनम्र विनती है। धन्यवाद। मैं अभी अंत में 2-3 वाक्य कहना चाहूँगा। मैंने बहुत से भारत के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ संवाद किया, उनके साथ बैठा हूँ। आज भारत के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एलोपैथी के मंत्री नहीं नहीं तो ज़्यादातर ऐसा होता था, स्वास्थ्य मंत्री एलोपैथी के बारे में ही बात करता था। हमारे एलोपैथी से भी सिंपैथी है, वो भी लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पर, और बहुत से आयाम हैं चिकित्सा के। कोई कंपटीशन नहीं है किसी का, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लेकिन मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ, मॉडर्न मेडिसिन के प्रति संपूर्ण कमिटमेंट है। सारे ज़िंदगी मैंने मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस की है एज एन ENT सर्जन, और मेरा ये परम विश्वास है कि सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन को मिलकर, पूरे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बनकर और होलिस्टिक अप्रोच के साथ मिलकर जो है मानवता की सेवा और कल्याण करना चाहिए। इसलिए किसी को, कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को भी कोई गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि मैं मॉडर्न मेडिसिन छोड़कर कोई आयुर्वेद की प्रैक्टिस शुरू करने वाला हूं। लेकिन आयुर्वेद को अध्ययन करने के बाद मैं इस बात पर निश्चित रूप से जो है इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इनकी सबकी जो है हमारे देश और दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपयोगिता है, और अगर सब मिलकर काम कर लें तो इससे ज़्यादा मतलब सोने में सुहागा कुछ नहीं हो सकता।